अगला पॉइंट है, क्या आईसीएफ हम लोग को निदान करने में सहायक होगा? कौन से निदान? जो शैक्षिक सूचनाएं। तो आप लोग को जब व्यक्ति की इम्पेयरमेंट के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आपको एजुकेशनल प्लानिंग करने में बहुत आसानी होगी। और ये कहना गलत है कि जैसे व्यक्ति की इम्पेयरमेंट है और जो उसका शैक्षिक उपलब्धि है, दोनों प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं या उसके प्रत्यक्ष संबंध है, गलत। क्योंकि हम लोगों को उसके अन्य पहलुओं को भी जानकारी करने की जरूरत है। केवल हम ये कह दें कि ये दिव्यांग है तो पढ़ नहीं सकता है या उसकी शैक्षिक उपलब्धि कम होगा, तो ये कथन बहुत गलत। जो भी सोचता है इस प्रकार के, उसको अपने सोच में परिवर्तन करना होगा। क्योंकि क्षतिग्रस्तता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है। और कई लोग इसको नकार चुके हैं कि नहीं, हमारे क्षतिग्रस्तता हमारे शैक्षिक उपलब्धि के आड़े नहीं आता। तो इसीलिए हम लोगों को उसकी जो फंक्शनल इंफॉर्मेशन है, जो क्षतिग्रस्तता की जो कार्यात्मक सूचनाएं हैं, उसको जरूर हमें जांच। तो इसीलिए एजुकेशन में हम लोग इस प्रकार से आईसीएफ को प्रयोग कर सकते हैं। और जो एक पार्टिसिपेशन की कंसेप्ट बात करी गई है आईसीएफ में, ये क्या है? इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन, यानी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उनको शामिल करना। तो जीवन के हर परिस्थितियों में, चाहे वो शैक्षिक परिस्थिति हो, चाहे सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे पारिवारिक परिस्थिति हो, जब तक हम उसकी जीवन सूचनाएं नहीं इकट्ठा करेंगे, तब तक हम लोग को असेसमेंट करने में दिक्कत होगी। तो असेसमेंट हम लोग को किस प्रकार से किस मदद कर, जिस तरीके से मैंने आपको कोड बताया, उस कोड को अगर आप समझ के उसके सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो उस स्टेटमेंट के आधार पर आप पेरेंट्स हो या स्वयं के अवलोकन द्वारा आप बच्चों की असेसमेंट कर सकते। तो ये करने से हम लोग को क्या फायदा होगा कि जो एनवायरनमेंट और लर्निंग के बीच में जो इम्पैक्ट है, मतलब वातावरण और अधिगम के बीच में जो संबंध है, वो संबंध किस प्रकार है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, या कोई भी उस पर हम लोग क्लियर। और है जो स्वास्थ्य है, विकास है, जो पाठ्यचर्या है, या जो सामाजिक गतिशीलता है, ये सारे के बीच में जो संबंध है या जो अंतर है, उसको भी पूरा करने में हमें मदद करेगा। और जितने भी मानक संदर्भित या निकट संदर्भित मापन है, उनके साथ हम आईसीएफ को जोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे मानक संदर्भित, तो अगर कोई व्यक्ति है 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर लेता है, तो उसी स्थिति में क्या एक ब्लाइंड व्यक्ति 50 शब्द टाइप कर पाएगा? तो हम लोग ये देखेंगे कि उसकी फंक्शनल लेवल क्या है, क्या उसको उसकी स्किल पता है या नहीं। अगर मान लीजिए आप पहली बार कोई टाइपिंग कर रहे होंगे, तो आपकी स्पीड तो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग दी जाता है और उस ट्रेनिंग के बाद एक नॉर्मल व्यक्ति से आपकी तुलना किया जाता है, तो हम लोग देखेंगे कहाँ पर समस्या आ रही, क्या उसको ऑडियो फीडबैक मिलने में समस्या है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को रेफरेंस और क्राइटेरियन मेजरमेंट के आईसी के जो असेसमेंट है उसके साथ लिंक करने की जरूरत है। और आईसीएफ को हम लोग यूज कर सकते हैं उसकी इम्पैक्ट इम्पेयरमेंट पर और एक्टिविटी लिमिटेशन या एनवायरमेंटल पार्टिसिपेशन इन, यानी शिक्षा में क्यों बच्चा पार्टिसिपेट नहीं, उसके कारण क्या है। वो ये हो सकता है कि उसकी सदस्यता के कारण, या उसकी एक्टिविटी के लिमिटेशन के कारण, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। तो एनवायरमेंट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि विद्यालय में ये होना चाहिए, तो ये क्या है, ये एक मानक है। तो अगर मान लीजिए कि वहां पर रैंप नहीं है, एक व्हील चेयर यूजर कैसे जाएगा, तो ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक्टिविटी लिमिटेशन, मान लीजिए कि बौना लड़का है, वो ब्लैक बोर्ड तक नहीं पहुंच पा रहा है, या एक ब्लाइंड है जो ब्लैक बोर्ड में आप जो लिखते हैं या विजुअली जो भी लिखते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, या उसको पढ़ने में नहीं, वो पढ़ नहीं सकता है। लो विजन है, आप छोटे छोटे अक्षर ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो वो देख नहीं पा रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि उसकी एजुकेशन निश्चित रूप से अफेक्टेड होता है।
क्योंकि जो बच्चा, हम लोग जनरली टीचर जब होते हैं तो हम लोगों को कक्षा के कमजोर बच्चों को अगर ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से प्रतिभावान बच्चों के लिए भी वो मददगार साबित होगी। उसका उदाहरण आप लोगों ने पिछले वर्षों में देखा होगा कि अगर टेक्स्ट बुक की बात करें, टेक्स्ट बुक में पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो टेक्स्ट बुक के अक्षर छोटे होते थे, लेकिन आप अगर अभी पहले से 5वीं या 10th तक किताब देखेंगे उसमें बड़े बड़े अक्षर है। हो सकता है कि हम लोग को ध्यान नहीं हुआ हो, लेकिन वो छोटे छोटे अक्षर को बड़े करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि जो लो विजन वाले बच्चे हैं वो उसको आसानी से पढ़ सके, और जो सामान्य दृष्टि वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने देखा होगा कलर्स बहुत यूज हुए हैं, पिक्चर्स बहुत यूज हो रहे हैं, या इलस्ट्रेशन यूज हो रहे हैं, टेबल्स यूज हो रहे हैं, बुलेट पॉइंट यूज हो रहे हैं। वो सब किसके लिए है? वो हो सकता है कि जो डेफ बच्चे हैं या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये सारी चीजें किया गया। तो ये सारी चीजें हम लोग को असेसमेंट करते समय हम लोग को इस प्रकार के फायदे मिल सकते हैं। और जो बच्चे हैं, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो अलग अलग सेटिंग्स में, जैसे कोई सेग्रीगेटेड सेटिंग में, कोई इंक्लूसिव सेटिंग में, कोई इंटीग्रेटेड सेटिंग में एडमिशन होते हैं। तो हम लोग अगर इस प्रकार के असेसमेंट करते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगा कि जैसे हम लोग कभी कभी ये देखते हैं कि सामान्य और श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का आकलन, तो हम लोग जब सामान्य बच्चों का आकलन करते हैं और जो श्रवण बाधित बच्चों का आकलन करते हैं, हो सकता है कि कुछ एरिया में वो लोग अच्छे करते होंगे सामान्य सुनने वाले बच्चे, लेकिन जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनका भी कुछ अच्छे क्षेत्र है, तो हम लोग एक विस्तृत छवि उनकी फंक्शनिंग की पता चल जाएगी। तो ये असेसमेंट के द्वारा क्या फायदा होगा कि हम लोग पाठ्यचर्या की जो मानक है उसको अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी बात करते हैं सीबीएसई करिकुलम, आईसीएसई करिकुलम या स्टेट के बोर्ड के करिकुलम, तो अब अगर मान लेते हैं कि सीबीएसई के बोर्ड के जितने भी स्कूल्स होते हैं, क्या वहां पर अगर सर्वे करते हैं कितने डिसेबल बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो अगर आप देखेंगे ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयर्ड या जो अदर आईडी है वो वहां पर कभी नहीं पढ़ते हैं सीबीएसई या आईसीएसई के स्कूल्स में। वो पढ़ते हैं कहाँ? यूपी बोर्ड के स्कूल्स में या बिहार बोर्ड के स्कूल्स में या वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्कूल्स में। तो वहां पर जो करिकुलम है, क्या वो करिकुलम उन बच्चों के लिए है? और जहां पर हम अगर बात करते हैं कि जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की करिकुलम, उन्होंने भी अपने आप को मॉडिफाई किया, क्योंकि वहां पर लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, वहां पर ऑटिस्टिक बच्चे हैं। तो हम लोगों को केवल 2 बच्चों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाना है, हमें एक समावेशी पाठ्यचर्या बनाना है। तो समावेशी पाठ्यचर्या बनाने के लिए हम लोगों को असेसमेंट प्रॉपर करना होगा। तो ये हमारा जो असेसमेंट हम करेंगे ये केवल उनकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, बल्कि उनकी उपलब्धि स्तर को या उनकी जो प्रगति है अधिगम में, उसको जानने के लिए हमारा असेसमेंट हम लोगों को करने की जरूरत है। और चैलेंज, जितने भी चुनौतियां हैं लर्निंग में, वो हो सकता है उम्र हो चाहे पूर्णता के आधार पर हो, तो ये हम लोगों को, अगर हम आईसीएफ का इस्तेमाल करते हैं तो असेसमेंट, आईसीएफ का यूज करते हुए हम लोग असेसमेंट करते हैं, तो हम लोगों को उनकी एज वाइज चैलेंज, मैच्योरिटी वाइज चैलेंज, तो हम लोगों को, और उससे हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब हो सकता है कि हम लोग जिसको सोच रहे हैं ऑटिस्टिक है, वो हो सकता है लर्निंग डिसेबल्ड हो। तो इस प्रकार की असेसमेंट के द्वारा हम लोग, और साथ में हम लोगों को ये भी ये करना है कि जो उसकी समस्याएं हैं उसके अधिगम को कितने प्रभावित कर रहा है, और उसी आधार पर हम लोग अपने शैक्षिक रणनीति या उनकी जो वातावरणीय समस्या है उसको हम दूर कर सकते। तो क्या हम आईसीएफ को शैक्षिक में, क्योंकि पार्टिसिपेशन एक ऐसा शब्द है जिसको, तो हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों में हमें कैसे सहभागी बनाया जाए ये बताता। तो एजुकेशन भी एक हमारे जीवन की परिस्थिति है, उसमें हम लोग अब जो जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको कैसे सक्रिय रूप से सहभागी बनाए, किसमें, विभिन्न कार्य में, विभिन्न क्रियाकलाप में,
या उनकी जो रूटीन एक्टिविटी है। तो हम लोग जब भी कोई मान लीजिए खेलकूद हो रहा है, तो खेलकूद के समय हम लोग जो व्हील चेयर में बच्चा बैठा है उसको हम साइड कर देते हैं, तो वो अभी नहीं कर सकते, तो क्या उसके लिए हम कोई डिफरेंट एक्टिविटी करा सकते हैं? तो ये जरूरी है कि हम लोग एक शिक्षक या व्यवसायिक होने के नाते हम लोग को ये जानना आवश्यक है कि हम लोग उनको कैसे फैसिलिटेट करें, एनवायरमेंट में कैसे मॉडिफिकेशन करें। तो एजुकेशन एक ऐसा को एजुकेशन एक्ट भी कहता है कि नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड एडमिशन, यानी हम अगर बच्चों को एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, तो अगर खाली एडमिशन देकर हमारे एनरोलमेंट को बढ़ाते हुए दिखाया जाए कि हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं क्या उनके लिए हम लोग कोई सुविधाएं, कोई अवसर उपलब्ध करा रहे हैं जिससे उनकी प्रतिभा की हम आगे बढ़ा पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें पार्टिसिपेशन के लिए जरूर मदद करेगी हम लोग आईसी। तो आईसी ये उसका कंटिन्यूएशन है, ये हेडिंग गलत हो गया है, आईसीएफ एंड एजुकेशन। तो हम लोग आईसीएफ को एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हुए कि शिक्षा के विभिन्न चरणों में जो विद्यार्थियों की सहभागिता है या उनकी क्या समस्या है, बाधाएं हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आईसीएफ मदद करेगी। और पार्टिसिपेशन केवल विद्यार्थियों की नहीं, अभिभावक की भी, क्योंकि अभिभावक ये भी तो उसके अधिकार है कि हमारे बच्चे के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या हमारे बच्चा दूसरे बच्चों के जैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, या अगर दूसरे बच्चों के जैसे प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो पेरेंट्स कभी कभी निराश हो जाते हैं। लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है उनकी वास्तविक समस्या क्या है, उनके बच्चे की क्रियात्मकता क्या है, उनके बच्चे की समस्या क्या है, या उनकी परिवार की माहौल कैसा है। तो उन सबको अगर आकलन ना करते हुए टीचर पर थोप दिया जाए कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं अच्छे से, तो ये एक गलत चीज हो। तो इसको जानने के लिए हम लोग को कुछ टूल्स है जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। CASP चाइल्ड एंड एडोलेसेंट स्केल ऑफ पार्टिसिपेशन, PEMCY पार्टिसिपेशन एंड एनवायरमेंट मेजर फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, ये सारे फ्रीली अवेलेबल है। तो इनको आप डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन लेवल है बच्चों का वो एनवायरमेंट के कारण है या उनकी पर्सनल फैक्टर के कारण है कि उनकी हेल्थ फैक्टर के कारण है। ये सारी चीजें इनको असेस करने के बाद हम लोग पार्टिसिपेशन लेवल को डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर शिक्षा में सहभागिता को विस्तृत रूप से समझना है तो हम लोगों को जो भी सहभागिता के क्षेत्र है, जो भी सहभागिता के पक्ष है, उनको निर्धारित वातावरण में हमें, जैसे मान लीजिए कि हम साइनेजेस लगाते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये जेंट्स टॉयलेट है या लेडीज टॉयलेट है? तो आप लोग एक सिंबल देखते हैं, वो साइनेज कहता है। तो वो साइनेज जब आप देखते हैं तो आपको अपने आप समझ आता है। उसमें तो कहीं नीचे नहीं लिखा है कि मेल या फीमेल या पुरुष या महिला, अगर लिखा भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है और वो देखना चाहे कि क्या लिखा है तो वो तो समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग चित्रों के माध्यम से या साइनेजेस के माध्यम से एनवायरमेंट में परिवर्तन करते हैं। तो परफॉर्मेंस लेवल जो है उसको हम पार्टिसिपेशन से हमको निश्चित रूप से कोरिलेट करना होगा कि व्यक्ति की परफॉर्मेंस लेवल क्या है और उसकी पार्टिसिपेशन क्या है। तो शैक्षिक वातावरण को विश्लेषण करने के लिए क्या आईसीएफ हम लोग को मदद करेगी? हाँ, जरूर करेगी, क्योंकि एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो होता है, शैक्षिक वातावरण होता है, वो स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और केवल स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए, बल्कि समावेशी होना चाहिए, चाहे किसी भी आवश्यकता से हो। तो ये दोनों के बीच में जो संबंध है, शैक्षिक वातावरण और विद्यार्थियों की सहभागिता, ये जरूर हम लोगों को आकलन कर लेना चाहिए कि अगर शैक्षिक वातावरण के कारण उसकी सहभागिता में कमी है तो हम लोगों को वातावरण में परिवर्तन करना चाहिए।
तो हम अगर समावेशी रूप से शैक्षिक सेवाएं वो या जो हमारे सरकारी तंत्र है या जो नीतियां हैं, ये निश्चित रूप से हम लोगों को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज सोचे तो हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि जो सबसे जरूरतमंद है उसको इससे फायदा हो रहा है या नहीं, इस नीति से फायदा हो। जैसे मान लीजिए अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे ज्यादातर लोगों को अगर मैं पूछता हूँ कि दिव्यांगों के लिए क्या प्रावधान, तो वो कहते हैं विशेष शिक्षकों के लिए नौकरी। वो भी प्रावधान है, लेकिन डिसेबल बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान रखा है, विद्यालय कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो क्या आप लोगों को अभी भी उसकी जानकारी है? मुझे लगता नहीं है कि सबको जानकारी होगी। जिनको जानकारी होगी वो उसको कैसे क्रियान्वयन करेंगे उसको बेहतर समझ पाएंगे। तो वातावरण को जो हमें देखना है उसको क्वालिटी इंडिकेटर के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अच्छा वातावरण है कि मध्यम रूप से वातावरण है, औसत है या जो है नकारात्मक वातावरण है। तो हम लोग जब तक शैक्षिक वातावरण का आकलन नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग विद्यार्थियों की क्रियात्मक समस्याओं की जानकारी नहीं कर पाए। तो हमें एनवायरमेंट को विद्यार्थियों की फंक्शनल, यानी अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो पढ़ नहीं पाने के कारण हो सकता है उसका वातावरण का प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ रहा हो। तो अगर हमें उसकी जानकारी हो जाती है तो हम लोग वातावरण को अच्छे से एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जनरली हम लोग उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में अगर घरों का रंग देखेंगे तो बहुत अंतर है। और आप अगर देखते हैं कि कक्षा के जो कलर दिया जाता है जनरली व्हाइट या ब्लू या ऐसे कुछ दिया जाता है, तो उससे किस बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऐसा रंग दीवारों पर है जिससे वो चमक रहा है, आंखों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो अपनी क्लास में बैठने के लिए उसको पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए दीवारों के कलर या जो हमारे बेंच या डेस्क उसकी हाइट, ये सारे चीजें निश्चित रूप से एजुकेशनल एनवायरनमेंट को, तो हम लोग को अगर अच्छे क्लासरूम डिजाइन करना है, अच्छे स्कूल डिजाइन करना है, अच्छा वातावरण डिजाइन करना है, तो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत। तो पर आवश्यक क्वालिटी अच्छी होगी, सहायता तंत्र की उपलब्धता होगी, शिक्षकों के दृष्टिकोण अच्छे होंगे, प्रशासकों के दृष्टिकोण अच्छे होंगे, तो ये सारे वातावरण को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। अगर ये सबको हटाते हुए हम लोग वातावरण, अच्छे वातावरण या जो गुड एनवायरनमेंट है उसकी कल्पना करेंगे तो शायद मुश्किल है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आईसीएफ एंड एलिजिबिलिटी इन एजुकेशनल सेटिंग, यानी किस बच्चे को किस विद्यालय में जाना चाहिए, विशेष विद्यालय में किस बच्चे को जाना चाहिए, समावेशी विद्यालय में किसको जाना चाहिए, समेकित विद्यालय में किसको जाना चाहिए, ये सारे चीज आईसीएफ के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फंक्शनल लेवल हम चेक कर रहे हैं ना। तो इसलिए हमें एजुकेशनल सेटिंग्स में उसकी पात्रता को डिसाइड करने के लिए आईसीएफ की जरूर आवश्यकता होगी, क्योंकि जो सेवाएं हैं उसकी सुगम्यता, उसके लिए जो कंसेशन और बेनिफिट्स देने की जरूरत है, उसके लिए जो अकोमोडेशन और कंपेंसेशन देने की जरूरत है, तो ये डिसाइड किस आधार पर होता है? असेसमेंट ऑफ द फंक्शनल लेवल। तो हम लोग जब तक ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है आकलन के माध्यम से, तब तक हम ये डिसाइड करने में हमें समस्या होगी कि उसके लिए किस प्रकार का विद्यालय होना चाहिए। तो ये जो गैप है पार्टिसिपेशन लेवल पे और फंक्शनल गोल, ये हमें ये देखना है कि डिसेबिलिटी कंडीशन के कारण है कि नहीं है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। और जो लक्ष्य है, ये जो ध्येय है, उसको भी हम निर्धारण करना है कि हमको कैसे वहां तक पहुंचना है। जो हमारे भारत में बहुत सारे कानून बने हैं कि दिव्यांग बच्चों को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए, पर्याप्त सुगम्यता उनके लिए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। ये चाहे पीडब्ल्यूडी एक्ट 95 हो, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हो, चाहे नेशनल ट्रस्ट एक्ट हो,
ये सभी में एक्सेसिबिलिटी की बात करी गई है, पार्टिसिपेशन की बात करी गई है, एडिक्वेट सपोर्ट की बात करी गई कि यानी जो बच्चा जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमें, जैसे मान लीजिए कि उसको आवागमन में समस्या है तो गतिशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, इस प्रकार की जो सुविधाएं दे रही है, ये एक भौतिक सहायता है। लेकिन जो शैक्षिक रूप से जो सहायता है उसकी बात अभी तक ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति उनके विद्यालय में नहीं होती है तो एडिक्वेट सपोर्ट को हम अधूरा मानेंगे। केवल रैंप, रेलिंग ये सब बना देने से एक्सेसिबिलिटी को, अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो केवल हम भौतिकता पे बात करते हैं कि अगर हमने रैंप बना दिया, रेलिंग बना दिया तो वो एक्सेसिबिलिटी हो गया। नहीं, एक्सेसिबिलिटी भी हमें अधिगम में भी सुनिश्चित करना होगा कि अधिगम में उसकी सुगम्यता कैसे सुनिश्चित किया जाए, और पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। केवल हम दिव्यांग बच्चों की बात नहीं करेंगे, हम लोग गैर दिव्यांग बच्चों के भी बात को करेंगे, क्योंकि आप क्रॉस इंक्लूजन भी देखे होंगे। कुछ सामान्य विद्यालय के बच्चे हैं वो आते हैं दिव्यांग बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए, तो ये भी उदाहरण। तो अतिरिक्त सहायता देना है, उनके लिए अनुकूलन करना है दिव्यांगता के आधार पर। तो अगर हमें ये सारे चीजें करना है तो बिना आईसीएफ के डॉक्यूमेंट के हम लोग अगर कर भी रहे हैं तो वो वैज्ञानिक रूप से तर्क संगत नहीं। तो आईसीएफ का प्रयोग करते हुए अगर हम उसकी असेसमेंट करते हैं और उसी आधार पर हम उसके लिए एडेप्टेशन करते हैं और उसके लिए लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं तो ये वैज्ञानिक रूप से तर्क सिद्ध होगा। तो आईसीएफ के द्वारा जो है डिसेबिलिटी और एजुकेशनल एनवायरनमेंट के जो संबंध है वो बताया गया है। तो हम लोग जब तक मान लीजिए कि हम जनरली पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि हमें बच्चे को किस स्कूल में दाखिला देना चाहिए, ज्यादातर पेरेंट्स ये देखते हैं कि हम बच्चे को कैसे, ये हमारे लिए एक मुसीबत है दिव्यांग बच्चा, हम उसको हॉस्टल में कैसे छोड़ दें जल्दी, तो वो इसी चक्कर में इधर उधर घूमते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनकी संवेगात्मक विकास, जो घर में रहते हैं उनकी संवेगात्मक विकास दोनों बराबर होते हैं? भाई बच्चा है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो गैर दिव्यांग हो, तो बच्चा जब तक माता पिता के साथ नहीं रहेगा, उनके साथ वार्तालाप नहीं करेगा तो उसकी संवेगात्मक विकास उसी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हम जनरली हम लोग ये कह देते हैं कि आपको इस बच्चे को इस स्कूल में डाल देना चाहिए, तो गलत है। तो हम लोग को प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए, वास्तविक अगर डालने की जरूरत है तो डालेंगे, नहीं डालने की जरूरत है तो नहीं डालेंगे। लेकिन अगर एक जनरल व्यू ले लें पेरेंट्स की तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को हम घर पे नहीं रखेंगे। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, जो प्रवेश के लिए जो पात्रता है या उनके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए आकलन या उनकी जो परीक्षा में पास करने की जो तरीका है, ये भी आईसीएफ के आधार पर होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि ये दिव्यांग बच्चा है तो उसको पास कर दीजिए, पास करेंगे तो इस आधार पर तो करेंगे, तो उस आधार को हम लोग को देखना है और वो आधार क्रियात्मकता के आधार पर, उसकी प्रतिभागिता या उसकी सहभागिता के स्तर के आधार पर। अब आते हैं कि गोल जो सेट करते हैं हम लोग बच्चों के लिए, शॉर्ट टर्म गोल हो, मीडियम टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, तो हम लोग क्या आईसीएफ के द्वारा गोल सेटिंग कर सकते हैं? तो हमें गोल सेटिंग करने के लिए सबसे पहला असेसमेंट करना, और असेसमेंट करने के लिए हम लोग को विभिन्न स्रोत से उसकी सूचना लेनी होगी, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे उसकी शिक्षक हो, इन सबको सबसे ओपिनियन लेकर हम लोगों को आकलन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सभी से ओपिनियन नहीं लेंगे तो प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो पाएगा। और असेसमेंट हमको निरंतर करते रहना चाहिए, वो चाहे अवलोकन के द्वारा हो, चाहे परीक्षण के द्वारा हो, चाहे प्रोग्रेस रिपोर्ट के द्वारा हो, या जो अन्य आकलन सूचनाएं हैं। जब तक हम आकलन नहीं करेंगे तब तक हम गोल को सेट नहीं। और आकलन के लिए आईसीएफ बहुत बड़ा मददगार हम लोग के लिए हो सकता है। और जब भी आप गोल सेट करें अकेले ना करें, क्योंकि एक टीम ऑफ प्रोफेशनल,
टीम ऑफ प्रोफेशनल, अगर आप मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप श्रवण बाधित बच्चों के लिए कोई भी गोल सेट कर रहे हैं तो उस समय ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, वोकेशनल काउंसलर होना चाहिए, पेरेंट्स होना चाहिए, या पेडियाट्रिशियन होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। तो इस तरीके की एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स दोनों मिलके जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे से जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोगों को सूचना एकत्र करके गोल को सेट करना चाहिए। और हम लोगों को ये ध्यान रखना है, क्षतिग्रस्तता, उसकी क्रियात्मकता, उसकी सहभागिता को उसमें वृद्धि करने के लिए हम लोगों को गोल सेट करना चाहिए। और साथ साथ कंपेंसेटरी गोल, डेवलपमेंटल गोल और करिकुलर गोल भी, ये 3 गोल हम लोग को ध्यान में रखना है। कंपेंसेटरी गोल मतलब अपने डिसेबिलिटी के बावजूद वो अपने आप को कैसे दूसरे क्षेत्र में, कोई बच्चा है गाने में अच्छा है, कोई बच्चा है खेल कूद में अच्छा, तो ये कंपेंसेटरी गोल से। डेवलपमेंटल गोल जो उसकी विकासात्मक ध्येय है, और करिकुलर गोल रीडिंग, राइटिंग, सब वो सारे हम लोगों को सेट करने हैं। तो गोल जब भी हम डिसाइड करें तो उसको क्रियात्मक रूप से डिसाइड करें, यानी फंक्शनल लेवल पर जब तक गोल को डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम लोग बच्चे के प्रगति नहीं कर सकते। अब आते हैं कि जो विद्यार्थियों की परिणाम है उसको कैसे मूल्यांकन, हम लोग को आईसीएफ क्या मदद कर सकती है? हाँ, जरूर कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लिनिकल सेटिंग में इवैल्यूएशन और जो एजुकेशनल सेटिंग में इवैल्यूएशन दोनों अलग है। जो एजुकेशनल सेटिंग में हम लोग आउटकम को मेजर करते हैं वो ब्रॉड होता है, और जो क्लिनिकल सेटिंग में होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो गोल्स को हमें पहले, बीच में और बाद में, यानी हम बच्चे को प्रवेश देने से पहले हमको गोल्स को ये करना है। और सर पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि आपका पीपीटी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर, पीपीटी दिख नहीं रहा है सर। कपिल जी। जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप अपने यहाँ से पिन कर सकते हैं उसको। अच्छा। होस्ट जो होते हैं ना, अगर उसको पिन कर देंगे ना, पिन का ऑप्शन है, उनके स्क्रीन पर जाएंगे तो पिन का ऑप्शन है, पिन कर देंगे तो सबको दिखेगा। ठीक है जी सर। जी सर, स्वागत है। पिन कर दें उसको। आ गया ठीक है, थैंक यू सर। आप कंटिन्यू करिए। सॉरी। मिश्रा सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। नहीं, अभी दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट सर। सर स्क्रीन दिख रहा है, पीपीटी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। आप अपना स्क्रीन फिर से शेयर कीजिए। कब से गायब है? अभी जस्ट हुआ सर, अभी जस्ट। नहीं, अभी तुरंत लिया था। ठीक है सर, अभी दिख रहा है? जी। कपिल जी, आप अपने यहाँ से पिन कर दीजिए, ऑपरेटर को बोलिए को पिन कर देंगे तो सबको दिखेगा। बोल दिए, हो गया सर, कर दिए। ओके सर, कंटिन्यू। मुझे लगता है यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा ना? नहीं दे रहा है सर, अब दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को ये सोचना है कि हम बच्चों की जो परिणाम है उसको कैसे असेस करेंगे, आकलन करेंगे। ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हमें पहले अध्ययन के दौरान, अध्ययन के पश्चात हम लोगों को असेसमेंट करना, और वह असेसमेंट करने के लिए आईसीएफ के जितने भी चेकलिस्ट दिए गए हैं उन चेकलिस्ट को हम लोगों को यूज करना होगा, और उस चेकलिस्ट के आधार पर हम लोग ये डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे की परिणाम क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक श्रवण बाधित बच्चा है और वो लिखने में कमजोर है, लेकिन वो अगर हम उसको सांकेतिक भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं तो अभिव्यक्त कर लेता है। तो वहां पर हमें लिबरल होना पड़ेगा कि अगर वो बच्चा या एक सामान्य बच्चा
जनरली आप अगर एक गैर दिव्यांग बच्चे की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब लिखने का समय आता है तो लोग लिख नहीं पाते। बट उसका आंसर अगर आप पूछेंगे मौखिक रूप से तो जरूर बता दो। तो यहाँ पर मुझे आप बताइए कि क्या वो बच्चा लिख नहीं पाया करके उसको हम फेल कर देंगे? तो हम लोगों को ये आने वाले समय में सोचने की जरूरत। तो ये जो आईसीएफ में जितने भी सूचनाएं दी गई है, ये जब भी हम कोई टूल बनाएं, आईसीएफ के द्वारा जो इंडिकेटेड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उपकरण का निर्माण करेंगे तो हम बच्चे की प्रति जो उसके आउटकम है उसको मेजर कर सकते हैं। तो आईसीएफ एक विस्तृत उपागम है और इसको डिसेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी यानी शैक्षिक जवाबदेही और दिव्यांगता से संबंधित सूचना के साथ मिलाते हुए हम लोगों को एक उपागम के रूप में असेसमेंट करना चाहिए। और जो स्टूडेंट के जो आउटकम में जो डिफरेंस है उसको डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन यानी हम लोग को बहुत से ऐसा अध्ययन करने होंगे कि ब्लाइंड और डेफ में क्या अंतर है, डेफ और आईडी में क्या अंतर है, ब्लाइंड और सामान्य दृष्टि वाले बच्चों में क्या अंतर है। तो ये सारे चीजें अगर जब तक हम लोग करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से प्रकार के बच्चों का क्या समस्या है और उसको हम लोग कैसे सही करें। तो यहाँ पर हम अंतिम जो विषय का अंतिम चरण पर हम लोग आ गए हैं कि जो जितने भी दृष्टिकोण है उसको हम लोग कैसे समावेशी करें। तो हम लोग टूल्स, प्रोसीजर्स, जो भी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सेटिंग यानी एक बच्चा है विशेष विद्यालय से सामान्य विद्यालय में जाएगा तो यहाँ पर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उसके लिए प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, उनके लिए टूल्स क्या होने चाहिए। तो ये सारे चीजें हम लोगों को आईसीएफ डेवलप करने के लिए मदद करेगी। और जो बायो साइको सोशल मॉडल है जिसको हम लोग आईसीएफ का, क्योंकि मेडिकल मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया है जहां पर डिसेबिलिटी को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता था, सोशल मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया कि केवल ये सामाजिक ये पर जोर देता है, शैक्षिक। तो यहाँ पर बायो साइको सोशल मॉडल जो आईसीएफ का ये कहता है कि ये बच्चों की different diversity in views, interest and expertise of professional policy maker, parents and the public। तो ये सारे चीज को हमें शामिल करते हुए इन बच्चों के लिए कॉमन लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को डेवलप करने में मदद कर सकती है। और जब तक हम सभी को समावेश नहीं करके इन बच्चों के लिए सोचेंगे तब तक इनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आईसीएफ एक जटिल सूचना तंत्र है और जिसको यूज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जैसे ये 3 दिन का जो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है वो हो सकता है कुछ मददगार होगा, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी आप लोगों को करनी होगी। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप इस आईसीएफ डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अब 18 साल के बाद अगर हम इसको समझने लगेंगे, 18 साल तक हम लोग कर क्या रहे, तो ये एक करिकुलम का भी पार्ट होना चाहिए कि जो भी वातावरण में बाधाएं हैं या जो बच्चों की बाधाएं हैं वो सारे चीज हम लोगों को शामिल करते हुए और पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हुए और जो विद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें भी हम लोगों को इसको शामिल करते हुए असेसमेंट को करना। तो अगर जब तक हम विषय वस्तु है या जो उसकी प्रारूप है पाठ्यचर्या का या पाठ्य पुस्तक का या विभिन्न विषयों का, ये जब तक हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होगा, एक्सेसिबल नहीं होगा, तब तक हम लोग एक्टिव लर्नर के रूप में उनको नहीं डेवलप कर सकते। तो इसलिए जैसे पहले मैंने कहा था कि भारत सरकार वर्तमान में इन बच्चों के लिए डिजिटल ई कंटेंट को या जो करिकुलम को चेंज करने के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं वो आने वाले समय में इन बच्चों के लिए, और ये हो सकता है कि आईसीएफ के जो भी प्रिंसिपल्स है उसको ध्यान में रखते हुए जरूर किया जाएगा। तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जितने भी हम लोग व्यावसायिक हैं, जितने भी हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे विशेष विद्यालय में जुड़े हुए हैं, चाहे हम समावेशी विद्यालय में जुड़े हुए हो, तो हम लोगों को ये बहुत अच्छे से समझनी होगी, नहीं तो हम लोग
केवल बच्चों का जैसे पारंपरिक रूप से आकलन करते थे वैसे अगर करते रहेंगे तो बच्चों के लिए कुछ नहीं होने वाला है। और जो बच्चों की फंक्शनल लेवल है, विद्यार्थियों की अपने अपने फंक्शनल लेवल है, उसका आकलन होना और जो अनुदेशात्मक रणनीतियां हैं उस आधार पर हो, तभी हम बच्चों को न्याय दिला पाएंगे। और हम लोगों को प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए आईईपी के द्वारा गोल्स सेट करने होंगे और पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। इसमें करिकुलम में भी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है और एनवायरनमेंट में भी परिवर्तन की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक निष्कर्ष पर जो पहुंचे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से सवाल तो लूंगा ही, लेकिन इस विषय वस्तु को मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। जी नमस्ते सर।